बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना ENG 201 का लेक्चर नंबर 19 करते हैं। आज का जो लेक्चर है इसमें हम लोग देखेंगे कि रूटीन में जब आप लोगों ने कोई लेटर्स लिखने हों या आप लोगों ने किसी को गुड न्यूज़ सुनानी हो या आपने किसी को गुडविल मैसेजेस लिखने हो तो उसका क्या फॉर्मेट होता है, उसमें आप लोगों ने किन बातों का ख्याल रखना होता है, शुरू में क्या लिखना होता है, एंड में क्या लिखना होता है, दरमियान में कैसे लिखना होता है, किस फॉर्मेट को फॉलो करना होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग स्टडी करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बताती चलूँ, बहुत सारे ग्रुप्स में हालिम के नाम से लोग पेड सर्विसेज दे रहे हैं, वो मैं नहीं हूँ। मैं किसी भी किस्म की पेड सर्विसेज अब नहीं देती। मैं पहले पेड सर्विसेज देती होती थी और वीडियोस में जो मेरी पुरानी वीडियोस हैं उसमें जिक्र भी मैंने किया हुआ है पेड सर्विसेज का, लेकिन अब मैं कोई भी किसी किस्म की पेड सर्विसेज नहीं देती। अगर कोई आपसे कहता है कि वो हालिम स्टडी इनसाइट से उनका कोई ताल्लुक है, वो पेड सर्विसेज दे रहे, तो वो जस्ट फेक हैं, वो स्कैमर हैं, उनकी बातों में मत आइएगा। मैं आपको हर वीडियो में क्लियर अब कर रही हूँ कि मैं कोई भी किसी किस्म की पेड सर्विसेज नहीं देती। जिन बच्चों ने स्टडी ग्रुप्स ज्वाइन करने हैं वो चैनल के होम पेज से फर्स्ट वीडियो देख लें और वहाँ से आप हमारे स्टडी ग्रुप्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं डिस्कॉर्ड पे। हम चलते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। फाइनल टर्म में आपके जो लेक्चर हैं वो लेक्चर नंबर 19 से लेके और लेक्चर नंबर 45 तक इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है। तो समझिएगा, मेन चीज़ होती है आपका कंसेप्ट, ठीक है। आप कंसेप्ट कितना अच्छे से लेते हैं वो आपको पता होना चाहिए। उन बातों का आप लोगों ने ख्याल रखना था जो मैं आप लोगों को वीडियो में बता रही होती हूँ। ENG 201, अच्छा एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, ENG 201 और एक और सब्जेक्ट है ENG 301, ठीक है। ये दोनों सब्जेक्ट्स आपस में बिल्कुल मिलते जुलते हैं, उनमें बहुत सारी चीजें आपस में बिल्कुल कॉमन है, ठीक है। उस सब्जेक्ट का नाम भी है बिजनेस कम्युनिकेशन और ये ENG 201 है बिजनेस एंड टेक्निकल इंग्लिश। तो जो स्टूडेंट्स बहुत ही अच्छा GPA गेन करना चाहते हैं वो ENG 301 के भी फाइनल लेक्चर साथ साथ जरूर लें, ठीक है। ये दोनों यूं समझे कि दोनों सब्जेक्ट्स आपस में बहन भाई हैं। तो यहाँ से जो चीजें आपकी यूं समझे कि कंसेप्ट आपके जो इस सब्जेक्ट में मिसिंग होते हैं वो आपको उस सब्जेक्ट से भी मिल जाएंगे। तो आपका जो नॉलेज है वो बड़ा वसी होगा और जब आप लोग आंसर्स लिखने बैठेंगे आपका इंस्ट्रक्टर भी फिर हैरान होगा कि बच्चे के पास इतने कंसेप्ट, एक ENG 201 पढ़ के बच्चे के पास इतने ज़्यादा कंसेप्ट हैं, ठीक है। तो अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए ना 4/4 अगर आपको चाहिए इसमें, तो ENG 201 के साथ आप ENG 301 की भी प्लेलिस्ट को सुन लें। चलते हैं वीडियो की तरफ। इसमें ENG 201 का जो सब्जेक्ट होता है इसमें आप लोगों ने हेडिंग्स अपने माइंड में रखनी होती है। जो ये चीज़ होती है ना, ये वाली चीज़ ये अपने माइंड में रखनी होती है। फॉर एग्जांपल आप पॉजिटिव मैसेजेस को ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं, सबसे पहले आपकी हेडिंग माइंड में होनी चाहिए कि मेन आइडिया लिखते हैं, फिर उसके बाद डिटेल्स, उसके बाद कार्टिस क्लोज लिखते हैं और बाकी जो चीज़ें मैं आपको लेक्चर में बताती हूँ हर हेडिंग के अंदर जो कुछ होता है वो आपको मैं लेक्चर में बताती हूँ, वो जस्ट सुन लिया करें और याद आपने सिर्फ हेडिंग्स करनी होती है। ऑर्गेनाइज आप लोग कैसे करते हैं पॉजिटिव मैसेजेस को, शुरुआत आप हमेशा कोई भी क्लियर सा मेन आइडिया से आप लोग लेते हैं, मेन आइडिया आप लोग बताते हैं, उसके बाद जितनी भी कोई ज़रूरी डिटेल्स वगैरह होती हैं वो आप लोग क्लैरिफाई करते हैं और आखिर में आप एक कर्टियस सा क्लोज दे देते हैं। सबसे पहले हम लोग पहला जो हमारा पॉइंट है कि आपने मेन आइडिया को जो क्लियर करना होता है, तो क्यों करते हैं, इसके दो मकसद होते हैं। जितने बिजनेस कम्युनिकेशन आप लोग करते हैं वो क्यों करते हैं कि आप लोग इंफॉर्मेशन आगे कन्वे करना चाह रहे होते हैं और दूसरी बात ये कि आप अपने ऑडियंस में कोई भी फेवरेबल एटीट्यूड या फेवरेबल रिस्पांस उनके अंदर आप प्रोड्यूस करना चाह रहे होते हैं कि अगला बंदा आपकी बात को एक्सेप्ट कर ले या आपकी बात को मान ले। जो मेन आइडिया होता है वो ही आपके सारे के सारे मैसेज का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आइडिया होता है। मेन आइडिया के बाद आपने नेसेसरी डिटेल्स लिखनी होती हैं। नेसेसरी डिटेल्स में आप लोगों ने रीजन बताना होता है कि आप बात क्यों कर रहे हैं, आपकी कम्युनिकेशन का मकसद क्या है, वो रीजन आपने 1 या 2 सेंटेंसेस में बता देना होता है, ठीक है। लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपको ज्यादा टाइम देना पड़ता है, ज्यादा आप लोगों को जगह चाहिए होती है सारे पॉइंट्स कंप्लीटली लिखने में, ताकि ऑडियंस को किसी किस्म की कंफ्यूजन या उनको डाउट्स वगैरह ना रहें। जो आप लोग नेसेसरी डिटेल्स देते हैं उनसे आप अपनी रीडर्स की जो ज़रूरियात हैं, उनको किस किस इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है, इस ज़रूरत को आप लोग सेटिस्फाई कर लेते हैं।
दूसरी बात ये कि आप इसमें पॉजिटिव टोन को री इन्फोर्स करते हैं, और जो आप लोगों की अगर फॉर एग्जांपल आपको बैड न्यूज़ दे रही है, कोई डिसअपॉइंटिंग न्यूज़ है, तो डिसअपॉइंटिंग न्यूज़ में भी कोई पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, तो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के ऊपर आप लोग ज़्यादा जोर देते हैं अपने डिटेल्स के अंदर। तीसरा जो पोर्शन होता है वो होता है कर्टियस क्लोज, यानी कि आप इखलाक के दायरे में रहते हुए बड़ा आप प्यारा सा एक क्लोज दे देते हैं। आप ज़्यादा सक्सीड आप तभी होता है, कामयाब आप तभी होंगे जब आप ऑडियंस को एक ऐसे फ्रेम ऑफ माइंड में छोड़ें, ऑडियंस को ये फील करवा के छोड़ें कि आप उनके बारे में पर्सनली उनकी भलाई की बात करें, आप उनकी भलाई चाहते हैं। कर्टियस क्लोज में आपने अपने पहले तो आपने क्या करना है कि क्लोज में तमाम तर मेन पॉइंट्स को आपने समराइज कर देना है। उसके बाद आप लोगों ने थोड़ी सी निशानदेही कर देनी है कि आगे क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, और दोबारा से रीडर को उसके बेनिफिट्स दिखा दें। दोबारा से जब उसको फायदा दिखा रहे होंगे तो वो आपकी बात ऑब्वियसली मानेगा। ये बात हो गई कि अब आप लोगों ने पॉजिटिव मैसेज लिखने हैं, तो ये वाला फॉर्मेट होता है। अब हम लोग देखते हैं कि पॉजिटिव मैसेजेस हम कहाँ कैसे कैसे लिखते हैं। नॉलेजेस को जो हम लोग एक्नॉलेज कर रहे होते हैं ना, ये एक टाइप होती है हमारी पॉजिटिव मैसेजेस की। इस नॉलेज को एक्नॉलेज ऑर्डर्स को जब हम लोग एक्नॉलेज कर रहे होते हैं तो उसमें जो हम लोग फॉर्मेट इस्तेमाल करेंगे, आगे अब जो भी हम लोग पढ़ेंगे ना, इंफॉर्मेशन और एक्शन की जो अपनी रिक्वेस्ट देनी है, नॉलेज ऑर्डर्स को अपने जो भी अपने करना है, उन सब में मेन यही फॉर्मेट आपका इस्तेमाल होता है जो हम लोग इधर ऊपर पढ़ चुके हैं। फॉर्मेट आपको उन्होंने पहले बता दिया, आगे वो बता रहे हैं कि कहाँ आप लोग इस फॉर्मेट्स को इस्तेमाल करते हैं। एक्नॉलेजिंग ऑर्डर का क्या मतलब होता है? फॉर एग्जाम्पल आप किसी कंपनी में काम करते हैं, आपकी कंपनी है कि ऑनलाइन ऑर्डर्स वगैरह लेके चीज़ों को डिलीवर करती है, होम डिलीवरी का काम करती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे दराज है, दराज पे आप चीज़ें मंगवाते हैं, आपको होम डिलीवरी मिल जाती है। अब आपने देखा होगा कि जब आप लोग दराज पे अगर ऑर्डर प्लेस करते हैं ना, तो आपकी ईमेल एड्रेस पे दराज वाले आपको ईमेल भेज देते हैं। उसमें आपका एक बड़ा थैंक्स वाला एक मैसेज होता है, वेलकम वाला मैसेज होता है। उसके बाद आपकी ऑर्डर की जितनी भी डिटेल्स वगैरह होती हैं वो होती हैं, साथ बताया जाता है कि ऑर्डर जो है ना फलान डेट तक आपको मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें, आपका एड्रेस वगैरह उन्होंने कंफर्म किया हुआ होता है। तो वो वाला जो आपकी तरफ मैसेज आता है ना ईमेल में, वो एक्नॉलेजिंग मैसेज होता है। ठीक है, जब बड़े ऑर्डर्स मिल रहे हों या किसी का पहला ऑर्डर हो, या वो ऑर्डर जो कि फौरन से फुलफिल नहीं किया जाता, वहाँ पे एक्नॉलेजमेंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। एक्नॉलेजमेंट्स इसलिए भी भेजी जाती हैं कस्टमर्स को ताकि उनके ऑर्डर को भी कंफर्म किया जाए, उनकी पेमेंट को, और जो कुछ उन्होंने पूछा था या जो भी उन्होंने बताया था वो सब कुछ कंफर्म किया जाए। ज़्यादातर इनको क्रेडिट आवर्स के रिस्पॉन्स में भेजा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अब कैश ऑन डिलीवरी है अगर, तो उसमें वो भेजा जाएगा, ये इनकरेज करने के लिए कि जल्दी से जो है वो अगला बंदा जो है वो पेमेंट्स वगैरह कर दे, और इससे एक अपॉर्चुनिटी भी मिल जाती है कि आप अपने ऑर्डर को इंक्रीज भी करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये एक्नॉलेजिंग ऑर्डर में आप वही फॉर्मेट इस्तेमाल करते हैं जो हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं। आगे होता है कभी कभार ऐसा होता है कि लोग आपसे रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं किसी इंफॉर्मेशन के बारे में या किसी एक्शन के बारे में। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने एक ऐड चलाया अपने प्रोडक्ट का, लोग आपको मैसेज करते हैं कि कैन वी नो मोर अबाउट दिस प्रोडक्ट, कि हम आपके प्रोडक्ट के बारे में मजीद जान सकते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, आपसे वो इन्फॉर्मेशन के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, या कोई बंदा आपसे कोई काम करवाना चाह रहा है तो उसकी ऊपर रिक्वेस्ट कर रहा होता है। तो जब भी कोई इन्फॉर्मेशन या एक्शन के लिए रिक्वेस्ट करे तो आपने उसका रिप्लाई देना होता है। रिप्लाई आप लोगों ने कैसे देना होता है, आपने अपनी कंपनी के ओपिनियन को भी मद्देनजर रखना है, आपका जो प्रोडक्ट है, आपका जो डिपार्टमेंट है, आपका अपना आपकी अपनी ज़ात, ये सब कुछ इन्फ्लुएंस हो सकती है कि कितने जल्दी आप लोग रिप्लाई करते हैं और किस तरह से आप अपनी रिक्वेस्ट को हैंडल करते हैं। दो तरह की वैसे रिक्वेस्ट होती हैं, एक वो रिक्वेस्ट होती है जो कि पोटेंशियल कस्टमर्स आपको करते हैं, यानी कि पोटेंशियल कस्टमर्स का ये मतलब होता है कि मुतवक्का कस्टमर्स, यानी कि अब आपने कोई ऐड देखा तो आप इंटरेस्टेड हैं कि आपने वो चीज़ खरीदनी है, इसीलिए आप लोग अगले बंदे से इंफॉर्मेशन हासिल कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आपकी इंटेंशंस क्या है, आपका इरादा है कि आपने चीज़ को खरीदना है, तो वो लोग जो चीज़ को खरीद रहे होते हैं ना, चीज़ को खरीदने की गर्ज से इंफॉर्मेशन ले रहे होते हैं, उनका इरादा होता है कि हम चीज़ को ज़रूर खरीदेंगे, उनकी तरफ से जो रिक्वेस्ट है उनको हम लोग बोलते हैं रिक्वेस्ट फ्रॉम पोटेंशियल कस्टमर्स। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि
उनका इरादा नहीं होता चीज़ को खरीदने का, बस वैसे ही वो आपके प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे होते हैं। मुख्तलिफ कंपनी से वो इंफॉर्मेशन लेते हैं और वो प्रोडक्ट्स को आपस में कंपेयर करना चाह रहे होते हैं। तो वो वाले जो लोगों से आप लोगों की जो इन्फॉर्मेशन आती है वो रिक्वेस्ट होती है जिसमें आपकी पोटेंशियल सेल्स इन्वॉल्व नहीं होती, आपका प्रोडक्ट बिकना नहीं होता। तो दो तरह के सिनेरियोज यहाँ पे बनते हैं। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि वो वाली कंडीशन जिसमें आपकी पोटेंशियल सेल्स इन्वॉल्व होती हैं, अगला बंदा चीज को खरीदेगा। ऐसी जो आपके पास रिक्वेस्ट आती है उसका आंसर करने के लिए आपके माइंड में 3 गोल होने चाहिए। एक तो ये कि आपने अगले बंदे की इंक्वायरी का जवाब देना है और उसने जो भी क्वेश्चंस किए उन सबका आपने आंसर देना है। फ्यूचर सेल्स को अपने इनकरेज करना है और अपने रीडर पे एक अपना और अपनी फर्म का बहुत ही अच्छा इंप्रेशन आपने डालना है, ठीक है। लेकिन अगर कोई ऐसा इंसान आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है जिसने चीज को खरीदना नहीं है, जब पोटेंशियल सेल्स इन्वॉल्व नहीं होती, तो वहां पे आपने क्या करना है कि रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड भी करना है और आपने एक अच्छा फेवरेबल सा आपने इंप्रेशन छोड़ना है अपनी कंपनी का, और अगले बंदे को ये आपने फील करवाना है कि आपका उसके साथ रिलेशनशिप अच्छा रहेगा अगर वो आपके साथ काम स्टार्ट करे, ठीक है। उसके बाद होते हैं क्लेम्स और एडजस्टमेंट रिक्वेस्ट होती है। क्लेम्स होती है फॉर एग्जांपल आपकी अपनी कंपनी है, फॉर एग्जांपल आपका दराज पे एक स्टोर है, दराज पे स्टोर है, तो किसी ने आपको कोई चीज़ आपसे ऑर्डर करवाई, आपने उसको डिलीवर की, आपने जो प्रोडक्ट भेजा वो रास्ते पे टूट फूट का शिकार हो गया, या उसको जो है वो प्रोडक्ट पहुंचा तो वो ठीक नहीं था, या तो कोई और प्रोडक्ट गलती से उसके पास पहुंच गया, या तो जो है वो मतलब कोई ना कोई डिफेक्ट था, कोई ना कोई खामी थी उसके ऑर्डर के अंदर, तो वो आपको लेटर लिख के बताएगा कि भाई मुझे जो ऑर्डर मिला वो ठीक नहीं है, उसमें ये खामियां है। उसको हम लोग बोलते हैं क्लेम्स, ठीक है। क्लेम्स के जवाब में आपने आगे से जो रिस्पॉन्सेस देने होते हैं ना, उनको हम लोग बोलते हैं एडजस्टमेंट्स, ठीक है। कस्टमर्स के साथ लॉयलिटी अगर आपने बिल्ड करनी है तो आपको क्लेम्स का जवाब देना पड़ता है। क्लेम का जवाब देने के लिए आपने क्या करना है कि पहले सेंटेंस में गुड न्यूज लिख देनी है। फॉर एग्जाम्पल अगला बंदा अगर कोई प्रोडक्ट चेंज करवाना चाहता है तो आप उसको गुड न्यूज में बता दें कि हाँ ठीक है आप उसका प्रोडक्ट चेंज कर देंगे, या अगर वो रिफंड करवाना चाहता है, पैसे वापस लेना चाहता है, तो पहले सेंटेंस में उसको गुड न्यूज बता दें कि ठीक है हम आपका जो है ना वो रिफंड कर देंगे, आपको पैसे हम वापस कर देंगे। और उसके बाद आप मुख्तलिफ किस्म के हालात को आप थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं कि किस हालात में आपने जो भी एक्शन लिया है वो क्यों लिया है। किसी इंडिविजुअल को या किसी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट को आपने ब्लेम नहीं करना, लेम एक्सक्यूजेज आपने नहीं देने कि भाई कोई भी परफेक्ट नहीं हो सकता, गलतियां तो हो ही जाती हैं, इस तरह के आपने एक्सक्यूजेज नहीं देने। आखिर पे आपने एक प्लेजेंट सा नोट लिख देना है, ठीक है। उसके बाद एक रूटीन क्रेडिट रिक्वेस्ट होती है। क्रेडिट रिक्वेस्ट का ये मतलब होता है कि कोई आपसे कर्जा लेना चाह रहा है या आपकी कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कर्जे वगैरह फराहम करती है, तो आपको कोई रिक्वेस्ट कर रहा है कि उसको कर्जा चाहिए, तो आपने उसको कैसे हैंडल करना होता है। जो कंज्यूमर्स होते हैं बाज़ दफ़ा वो ऐसे भी करते हैं कि वो अपने पास वो प्लास्टिक क्रेडिट कार्ड रखते हैं, उनके पास कैश नहीं होता बहुत सारे लोगों के पास, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं आपको बता देते हैं कि हम फलां डेट को या फलां तारीख को हम लोग आपको पे कर देंगे, ठीक है। तो वो भी क्रेडिट रिक्वेस्ट के ज़मरे में ही आता है। क्रेडिट रिक्वेस्ट का जब आप लोगों ने जवाब देना हो तो इसमें 2 तरह के जवाब हो सकते हैं। एक तो ये है अप्रूविंग क्रेडिट, दूसरा होता है क्रेडिट रेफरेंसेस। अप्रूविंग क्रेडिट का मतलब ये होता है कि आप क्रेडिट को अप्रूव करें, अगले बंदे को आप बता देते हैं कि ठीक है हम आपको क्रेडिट देंगे, ठीक है। दूसरा होता है क्रेडिट रेफरेंसेस, वो क्या होते हैं वो हम आगे चल के देखते हैं। सबसे पहले हम लोग अप्रूविंग क्रेडिट की बात करते हैं। अप्रूविंग क्रेडिट का मतलब ये होता है कि यहाँ से आपका कस्टमर के साथ बिजनेस रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाता है, इसीलिए यहाँ पे अपनी तमाम तर नेसेसरी इंफॉर्मेशन अगले बंदे को पहुंचानी होती है। आपने डायरेक्ट अप्रोच का इस्तेमाल करना होता है। शुरू में ही आप लोग गुड न्यूज बता देंगे अगले बंदे का जो क्रेडिट उसने मांगा था वो अप्रूव हो चुका है। क्रेडिट की जो अरेंजमेंट्स जितनी भी आपने की हैं वो सारा एक्सप्लेन कर दे पॉजिटिव टोन के साथ, और आखिर में आप अगले बंदे को बताएं कि हमारे साथ या हमारी फर्म के साथ बिजनेस करने से आपको क्या क्या फायदे होंगे, उस पर आप लोग एम्फेसाइज कर सकते हैं। उसके बाद दूसरे होते हैं क्रेडिट रेफरेंसेस। ये क्रेडिट रेफरेंसेस वो इंफॉर्मेशन होती है या किसी इंसान का नाम, ऑर्गेनाइजेशन का नाम, कोई भी ऐसी चीज जो कि डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर रही होती है कि किसी भी इंसान का माजी में कर्जे से रिलेटेड क्या रिकॉर्ड रहा है,
ठीक है, यानी कि अगर वो किसी से कर्जा लेता है तो उसको वापस करने का क्या रिकॉर्ड रहा है, इसकी बुनियाद पर आप लोग डिटरमिन करते हैं अपनी क्रेडिट वर्थीनेस को, यानी कि अगर आप लोग कर्जा देंगे तो आपको कितना फायदा या कितना नुकसान हो सकता है। जो एप्लीकेंट है उसके आप लोग पहले से हिस्ट्री देखेंगे, अगर तो वो प्रॉपरली और टाइम पे पेमेंट्स वगैरह करता रहा है अपनी तमाम जिम्मेदारियों के साथ, तो इसका मतलब ये है कि वो आपको भी टाइमली पेमेंट्स वगैरह करता रहेगा जो उसने लोन वगैरह लिया है। तो यहाँ से आप लोग जज कर सकते हैं कि आप उसको कर्जा देंगे तो आपको किसी भी किस्म की मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, ये होते हैं आपके क्रेडिट रेफरेंसेस। अब हम लोग थोड़ा चलते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे क्रेडिट रिक्वेस्ट के बारे में पूछ सकते हैं, ये आपको सारा पता होना चाहिए। और बाकी ये शॉर्ट में या एमसीक्यूज में बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट होता है, क्लेम्स और एडजस्टमेंट रिक्वेस्ट में किन बातों का आपको ख्याल रखना होता है। जो रिक्वेस्ट की जाती है इंफॉर्मेशन या एक्शन के लिए, तो वो 2 टाइप्स ऑफ रिक्वेस्ट कौन सी होती हैं, इसका जो फॉर्मेट था ना, जो पॉजिटिव मैसेजेस का ये जो फॉर्मेट होता है, ये जो 3 पॉइंट्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग अपने माइंड में रखने, मुश्किल कुछ भी नहीं है, बस आप लोगों ने हेडिंग्स को देखना होता है। मैं आपको कोई शॉर्ट लॉन्ग एमसीक्यूज ना भी बताऊं, फिर भी आपने क्या करना है, आपने लेक्चर्स को सुनना है और अपनी बुक में से आपने जस्ट हेडिंग्स को अपने माइंड में रख लेना, और आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना। ठीक है, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में होती है मुलाकात। वीडियो को आगे शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज़्यादा आप लोगों की मदद फरमाएं। थैंक यू सो मच।